So students, today we are going to start with chapter number 6, which is derivatives market. In this chapter, we are going to study and learn about the derivatives and the market in which they are transacted. Okay, so let's start with the first topic, which is derivatives. What do you mean by derivatives? Derivatives are financial instruments whose value depends upon or is derived from some underlying assets. Okay, so derivatives क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी अपने आप में कोई वैल्यूएशन नहीं होती. इनकी वैल्यूएशन डिपेंड करती है उस एसेट के ऊपर जिसको हम एज अ डेरिवेटिव ट्रांजैक्ट करें. ठीक है, यानी कि जिसके अंदर इन्वॉल्व होकर जिस ट्रांजैक्शन को कंसिडर करके हम जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. ठीक है, अब ये एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? दीज एसेट्स कैन बी रियल एसेट्स सच एज commodities, gold, precious metals, precious stones. It can be infrastructure, it can be farm produces, it can be anything. ठीक है, as well as these assets can be financial assets such as indexes, interest rate, stocks, bonds, etc. Okay, so कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते आपको ऑलरेडी पता होगा what is the difference between real assets as well as financial assets. Real assets do have an existence, a physical appearance in its own. ठीक है, real assets can be seen, touched and felt, but financial assets are those which are intangible, they cannot be seen, touched and felt. Okay, and financial assets as its name suggests एक financial उनकी जो है वैल्यूएशन होती है. ठीक है, एक फाइनेंशियल इमरजेंस होती है. ओके, तो ये बेसिक सा डिफरेंस आपको समझ आ गया क्या है फाइनेंशियल एसेट और रियल एसेट में, और यही एसेट्स है जिनके ऊपर आपके डेरिवेटिव्स की वैल्यूएशन जो है डिपेंड करती है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अ डेरिवेटिव does not have its existence on its own. Its emergence depends upon the contract between the buyer and the seller of the instrument. Okay, इसका मतलब ये है कि एक डेरिवेटिव की अपने आप कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं होती. अब तक हमने पढ़ा था एक डेरिवेटिव की कोई वैल्यूएशन नहीं होती, वो एसेट के ऊपर डिपेंड करती है. अब हम पढ़ रहे हैं कि इसकी कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं होती तब तक जब तक दो की पार्टीज यानी कि बायर और सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट में इमर्ज नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करते. और वो कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए होता है? एक इंस्ट्रूमेंट के बाइंग एंड सेलिंग के लिए होता है. ठीक है, तो तब तक आपका डेरिवेटिव भी इमर्ज नहीं करेगा. तो यानी कि हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव की पहली बात कोई वैल्यूएशन नहीं होती और दूसरी बात कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं होती. इसकी वैल्यूएशन किस पर डिपेंड करती है आपको ये बताना है, इसकी एग्जिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है आपको फिर ये बताना है. ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है. द मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग एसेट इंक्लूड्स स्टॉक्स, बॉन्ड्स, commodities, currencies, interest rates and market indexes. So these are the most commonly used underlying assets जिनकी वैल्यूएशन जो है आपको डेरिवेटिव की वैल्यूएशन बताती है. ठीक है, अब अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिसके अंदर डेरिवेटिव की वैल्यूएशन डिपेंड करती है गोल्ड के ऊपर क्योंकि उसके अंदर अंडरलाइंग एसेट गोल्ड है. वही एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हम लेते हैं एज एन अंडरलाइंग एसेट. तो अब आप बताइए किसकी वैल्यूएशन ज्यादा हो सकती है? ऑफ कोर्स गोल्ड एक एक्सपेंसिव कमोडिटी है, एक एक्सपेंसिव रियल एसेट एज कंपेयर टू फार्म प्रोड्यूसर्स. ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि गोल्ड की वैल्यूएशन ज्यादा है, तो जो डेरिवेटिव है जो गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, गोल्ड के बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड है, दैट विल बी more in value as compared to the derivative in which the underlying asset is the farm produce. ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. The derivative itself is merely a contract between two or more parties.
ठीक है, तो ये सेम वही चीज़ बोलती है जो हमने अभी यहाँ पे बोली थी कि डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस नहीं होता तब तक जब तक बायर एंड सेलर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते इंस्ट्रूमेंट को लेकर। ठीक है, तो बस इसी लाइन को थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करा आगे।